जरा एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जहां सुबह उठते ही खबर मिले कि पेट्रोल की कीमत रातों रात 500 रुपए प्रति लीटर हो गई हो। बाप रे, 500 रुपए? ये तो। हाँ, और सोचिए ना, सड़कों पर ट्रकों के पहिए एकदम थम गए हैं, मंडियों में सब्जियां पहुंचना बंद हो गई हैं, और मतलब हर रोजमर्रा का सामान इतना महंगा हो गया है कि आम बजट पूरी तरह से क्रैश कर गया है। ये सुनने में तो किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लगता है। बिल्कुल, लेकिन साल 2026 की इस तपती हुए गर्मी में ना, ये वो असलियत है जिसके मुहाने पर आज पूरी दुनिया खड़ी है। सही कहा। और इसकी वजह भी बहुत साफ है। हाँ, वजह है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का अपने एकदम चरम पर पहुंच जाना, और ईरान की वो सीधी चेतावनी जिसमें उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की बात कही है। जो कि ग्लोबल सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी भारी खलबली के बीच आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं वो है भारत का काउंटर मूव, मतलब एक $20 बिलियन का महत्वाकांक्षी और बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसे नाम दिया गया है समुद्र मंथन। मैं आज का होस्ट हूं, और इस पूरे मामले को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुक्रिया। और देखिए, ये जो समुद्र मंथन है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। रुद्रा टीवी चैनल की जो हालिया वीडियो रिपोर्ट सामने आई है, उसके डेटा और दावों को अगर हम डिकोड करें तो पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत बड़ी ग्लोबल चेस गेम समझ में आती है। तो आज हमारा मिशन भी यही है कि हम इस रिपोर्ट की तह तक जाएं। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी ने मतलब अचानक इतना आक्रामक रुख क्यों अपना लिया है, और ये अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग क्या बला है। हाँ, और सबसे जरूरी बात कि कैसे समंदर के बीचों बीच चल रहा ये प्रोजेक्ट आम घरों के बजट को और दुनिया के कूटनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला है। एकदम सही। तो कहाँ से शुरू करें? इस पूरी सिचुएशन को ना एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी एक तेज बहती भी नदी है। अच्छा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो उस नदी पर बना एक बेहद संकरा सा डैम है। मतलब अगर कल को कोई गुस्से में आके उस डैम के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दे तो नदी के उस पार की पूरी दुनिया बूंद बूंद पानी के लिए प्यासी रह जाएगी। बिल्कुल, ये सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं है यार, मेरा मतलब है ये हमारी अर्थव्यवस्था की ऑक्सीजन सप्लाई है। बिल्कुल। और इस डैम या चोक पॉइंट के भूगोल को ना थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि रुद्रा टीवी के रिपोर्ट में दुनिया के इस डर को इतना बड़ा क्यों बताया गया है। तो असल में ये रास्ता है कितना बड़ा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओमान और ईरान के बीच का एक बेहद संकरा जलमार्ग है। इसकी सबसे कम चौड़ाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से 21 मील है। सिर्फ 21 मील? अरे ये तो बहुत संकरा है। हाँ, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। बाप रे, मतलब दुनिया का 1/3 तेल। बिल्कुल। तो अगर ईरान इसे बंद करता है, चाहे वो समंदर में माइंस बिछाकर हो या अपनी नेवी को तैनात करके, तो मिडिल ईस्ट का जो तेल है ना वो वहीं का वहीं फंसा रह जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में कच्चे तेल की सप्लाई तो रातों रात गिर जाएगी। हाँ, इतनी गिर जाएगी कि कीमतें सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और उसका सीधा असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो भी आज ये चर्चा सुन रहा है, क्योंकि जब कच्चा तेल महंगा होता है ना तो सिर्फ पेट्रोल पंप का मीटर तेज नहीं भागता। सही बात है, डीजल महंगा होता है। हाँ, जिसका मतलब है कि किसानों के ट्रैक्टर से लेकर मंडियों तक सामान लाने वाले ट्रकों का भाड़ा दुगना हो जाएगा। एक टमाटर की कीमत से लेकर बुखार की दवा तक सब कुछ आसमान छूने लगेगा। बिल्कुल, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धमकियां देना तो रोज का काम है। क्या ईरान सच में सद तक जाएगा, या फिर ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने की एक खोखली कूटनीतिक चाल है? और अगर ये सच में हो गया तो क्या हमारे पास वाकई कोई प्लान बी मौजूद है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए, धमकियां अक्सर नेगोशिएशन का टूल होती हैं, लेकिन रुद्रा टीवी के विश्लेषण के अनुसार जब दांव पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा हो और युद्ध जैसे हालात बन रहे हो ना, हाँ, तो कोई भी समझदार देश सिर्फ शायद के भरोसे नहीं बैठ सकता। कूटनीति में एक नियम होता है, सबसे अच्छी स्थिति की उम्मीद करें लेकिन सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहें। मतलब रिस्क नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। ईरान की इस चेतावनी को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्थाओं को तबाह होने में हफ्ते नहीं
सिर्फ कुछ दिन लगेंगे। इसीलिए प्लान बी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि अस्तित्व बचाने की जरूरत बन गया है। और रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत का प्लान भी कागजों से निकलकर अब सीधे समंदर में उतर चुका है। और यही प्लान भी हमें सीधे भारत के समुद्र मंथन प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है। जो रिपोर्ट में बताया गया है, ओएनजीसी ने जो कदम उठाया वो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, निवेश का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, 18 से 20 अरब डॉलर, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। ये कोई मामूली रकम नहीं है। दुनिया के कई छोटे देशों की तो पूरी जीडीपी इतनी नहीं होती जितना भारत समुद्र के नीचे एक प्रोजेक्ट में झोंकने जा रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और इस निवेश के स्केल को समझने के लिए ना हमें हाल ही में मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मीटिंग पे नजर डालनी होगी जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। अच्छा, उस मीटिंग में क्या हुआ था? ओएनजीसी ने इस मीटिंग में दुनिया की 1 दर्जन से अधिक दिग्गज और नामी ड्रिलिंग कंपनियों को एक ही छत के नीचे बुलाया। मतलब ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो भारत ने क्या डिमांड रखी इन कंपनियों के सामने? भारत ने स्पष्ट मांग रखी कि उन्हें दुनिया के सबसे एडवांस्ड ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिग्स चाहिए, वो भी पूरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। ये सब तो ठीक है, पैसा है, डिमांड है, लेकिन रिपोर्ट की एक शर्त ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो 80 दिन वाली शर्त? हाँ, भारत चाहता है कि ये सारा काम, ये सारे भारी भरकम मशीनें हर हाल में अगले 80 दिनों के भीतर अपनी ड्रिलिंग शुरू कर दें। मतलब 80 दिन सुनने में बहुत कम लगता है ना? अरे, एक घर की रसोई को रेनोवेट करने में इससे ज्यादा समय लग जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में जहां सिर्फ फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने में सालों लग जाते हैं, वहां समंदर के बीचों बीच अरबों डॉलर का सेटअप 80 दिन में कैसे खड़ा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये प्रैक्टिकली संभव भी है, या फिर हमारी खुफिया एजेंसियों को किसी ऐसे बहुत बड़े वैश्विक संकट का एकदम सटीक अंदेशा हो चुका है जिसका टाइमर शुरू हो गया है? मतलब इतनी जल्दबाजी के पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 80 दिन की ये डेडलाइन कोई तुक्का नहीं है। ये इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम इस स्रोत को गहराई से एनालाइज करें तो ये सिर्फ जल्दबाजी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क है। पहली बात, ये इस बात का साफ इशारा है कि सरकार और खुफिया एजेंसियों के पास ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट है जो बताता है कि हॉर्मुज़ संकट किसी भी वक्त एक वास्तविक रूप ले सकता है। बाप रे। और दूसरी बात जो रुद्रा टीवी की रिपोर्ट खास तौर पर हाईलाइट करती है वो है भारत की पॉलिसी में आया एक बहुत बड़ा शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? रिपोर्ट इससे पुरानी वेट एंड वॉच पॉलिसी को खत्म करके हिट एंड विन और नेशन फर्स्ट के आक्रामक अप्रोच बताती है। अच्छा। हाँ, हालांकि यहाँ हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम रिपोर्ट के इस राष्ट्रवादी नजरिए का सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट में दी गई जानकारी को समझना है। सही कहा। तो इस नजरिए के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ने लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी और वो जो हो जाएगा वाला एटीट्यूड होता है ना, उसे किनारे कर दिया है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा खतरा मंडराता है तो फैसले हफ्तों में नहीं घंटों में लिए जाते हैं। वो तो है, लेकिन पॉलिसी बदलना एक बात है और समंदर से लड़ना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। कागजों पर नेशन फर्स्ट लिख देने से लहरें तो शांत नहीं हो जाती ना। जो काम होने जा रहा है उसकी लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान का समंदर और दूसरी तरफ केजी बेसिन है, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। बिल्कुल। मतलब अंडमान, जिससे हम सिर्फ सफेद बीच और स्कूबा डाइविंग के लिए जानते हैं, वो अब एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने जा रहा है। और ये काम कोई नॉर्मल ड्रिलिंग तो है नहीं, इसे अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग कहा जाता है। हाँ, तो इस अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग का असल में मतलब क्या होता है? ये कितनी खतरनाक है? इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल समंदर में तेल निकालना कुछ 100 मीटर की गहराई तक सीमित होता है, लेकिन अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग का मतलब है समंदर की सतह से लगभग 3 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा नीचे जाना। 3 किलोमीटर? बाप रे। हाँ, ये वो गहराई है जहां दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। वहां सिर्फ घुप अंधेरा होता है। लेकिन अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक है वहां का दबाव, यानी प्रेशर। उस गहराई में पानी का दबाव इतना जानलेवा होता है कि अगर कोई साधारण पनडुब्बी वहां जाए
तो वो चंद सेकंड में किसी खाली सॉफ्ट ड्रिंक के टिन की तरह पिचक कर चकनाचूर हो जाएगी। ए भगवान। बिल्कुल। वहाँ इंजीनियरिंग की एक छोटी सी चूक का मतलब है अरबों रुपए का नुकसान और भयंकर पर्यावरणीय तबाही। इसको अगर हम एक एनोलॉजी से समझें, ये ऐसा है जैसे आप गर्मी के दिन में एक बेहद लंबी और मोटी स्टील की स्ट्रॉ से पाताल में दबा हुआ कोई गाढ़ा जूस खींच रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन ये सिर्फ जूस खींचने जैसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप उस स्ट्रॉ से जूस तब खींच रहे हो जब आपके ऊपर 50 हाथियों के बराबर वजन रखा हो। अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो लोहे की स्ट्रॉ एकदम पापड़ की तरह पिचक जाएगी। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। लेकिन मुझे यहाँ एक और चीज समझनी है। मान लिया समंदर के नीचे भयंकर दबाव है, पर समुंदर के ऊपर का मौसम भी तो हमेशा शांत नहीं रहता ना। एकदम सही। खासतौर पे अंडमान के आसपास, जहां भयंकर समुद्री तूफान और ऊंची लहरें आती हैं। ऐसे में ये भारी भरकम रिग्स अपनी जगह पर टिके कैसे रहते हैं? हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को तो पायलट थाम लेता है, पर समंदर के बीचों बीच इन मशीनों को हिलने से कौन रोकता है, ताकि वो 3 किलोमीटर नीचे वाली स्ट्रॉ टूटे नहीं? यहाँ काम आती है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग, जिसे सेमी सबमर्सिबल रिग्स और डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम? हाँ, ये रिग्स कोई साधारण जहाज नहीं होते। ये तैरते हुए विशालकाय लोहे के आइलैंड जैसे होते हैं। इनका आधा हिस्सा या कहें कि बड़े बड़े पॉन्टून्स पानी की सतह से काफी नीचे होते हैं। अच्छा, ताकि लहरों का सीधा असर इन पर कम से कम पड़े। बिल्कुल। और उन्हें अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए लंगर काम नहीं आते, क्योंकि समंदर तो बहुत गहरा है। हाँ, लंगर तो नीचे तक जाएगा ही नहीं। तो यहाँ काम आते हैं उनके नीचे लगे सैटेलाइट लिंक्ड थ्रस्टर्स। ये थ्रस्टर्स जीपीएस और समंदर के नीचे लगे सेंसर्स की मदद से काम करते हैं। समंदर की लहर जिस दिशा से धक्का मारती है ना, ये थ्रस्टर्स उसी सेकंड उतनी ही ताकत से उल्टी दिशा में धक्का मारते हैं। अरे वाह, मतलब ऑटोमेटिक काउंटर फोर्स। एकदम। चाहे कितनी भी उफनती लहरें क्यों ना आ जाएं, ये सिस्टम इस विशालकाय ढांचे को एक ही जगह पर टस से मस नहीं होने देता। ये तकनीकी रूप से जितना शानदार है उतना ही खर्चीला भी है। बहुत ज्यादा। और शायद यही वजह है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अकेले ये रिस्क लेने के बजाय दुनिया की सबसे नामी कंपनियों को बुलाया है। एक्सॉन मोबिल, बीपी, टोटल एनर्जीज और पेट्रोब्रास जैसी मतलब दिग्गज विदेशी कंपनियों का भारत के साथ आना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में ये कंपनियां तभी पैसा लगाती हैं जब उन्हें साफ मुनाफा दिखता है। हाँ, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे वो। सही बात है। अगर एक्सॉन मोबिल या बीपी भारत के बुलावे पर इतनी जल्दी दौड़े चले आ रहे हैं और अपना पैसा रिस्क पे लगा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत के पास जो सैटेलाइट और 3D सिस्मिक रिसर्च का डेटा मौजूद है ना, वो बेहद ठोस है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी सिर्फ कूटनीतिक दावों के आधार पर अरबों डॉलर पानी में नहीं बहाती। वे अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग जैसे खतरनाक प्रोजेक्ट का हिस्सा तभी बन रही हैं जब उन्हें 90% से ज्यादा यकीन है कि समंदर के नीचे एक विशालकाय खजाना मौजूद है। चलिए मान लेते हैं कि ये मुश्किल ऑपरेशन सफल हो गया। 80 दिन में मशीनें लग गईं, 3 किलोमीटर नीचे से वो गाढ़ा कच्चा तेल समंदर का सीना चीरकर बाहर आ गया। मान लेते हैं। अब क्या इसका पूरे देश और दुनिया पर असर क्या होगा? अगर हम आर्थिक पहलू की बात करें तो जो अरबों डॉलर भारत आज खाड़ी देशों को कच्चा तेल खरीदने के लिए देता है, वे तो बचेंगे। और उस बचे हुए पैसे का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। जब आप हर साल अरबों डॉलर विदेश नहीं भेजते ना, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत होता है। डॉलर की मांग कम होती है। बिल्कुल, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद मजबूत स्थिति में आ जाता है और वो बचा हुआ पैसा देश के बुनियादी ढांचे में जाएगा। नई सड़कें, बेहतर अस्पताल, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड क्लास स्कूल। मतलब ये सीधे तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था को एक लंबी छलांग लगाने का मौका देगा। हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए ये गेम चेंजर होगा। लेकिन इसका जो भू राजनीतिक असर है वो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो कैसे? अगर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी करने लगता है और शायद भविष्य में एक्सपोर्ट भी करने लगे, तो वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहेगा ना, वो एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर बन जाएगा। ग्लोबल डायनामिक्स बदल जाएंगे। बिल्कुल। हिंद महासागर में भारत का यह बढ़ता दबदबा चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। चीन पहले से ही
मलक्का डायलेमा से जूझता है कि अगर कोई संकट आया तो मलक्का जल डमरू मध्य से उसका तेल रुक सकता है। सही कहा। और अब अगर अंडमान में भारत एक बड़ा ऊर्जा केंद्र बन गया तो चीन की घबराहट लाजमी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो देश अब तक भारत को तेल पर निर्भर मानकर अपनी अपनी शर्तें मनवाते थे, उनका पावर डायनामिक तो पूरी तरह बदल जाएगा। वहां के महलों में इस समुद्र मंथन की वजह से काफी बेचैनी होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। कूटनीति में एक बात कही जाती है, जो देश ऊर्जा को नियंत्रित करता है असल में वही वैश्विक शक्ति को नियंत्रित करता है। भारत का ऊर्जा क्षेत्र में बॉस बनना एक नए युग की शुरुआत होगी। मिडिल ईस्ट के देशों का इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरह से पेट्रो डॉलर पर टिका है। अगर उनके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक खुद का तेल निकालने लगे तो उनकी इकोनॉमी पर सीधा डेंट पड़ता है। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा और आसान है? मतलब ये सब सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। बटन दबाया, तेल निकला और रातों रात भारत सुपर पावर बन गया। नहीं नहीं, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। वही तो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देता। तो क्या दुनिया के बड़े देश, पुराने तेल माफिया और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो इतनी आसानी से भारत को ग्लोबल एनर्जी बॉस बनने देंगे? क्या इस प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिशें नहीं होंगी? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने। देखिए, भू राजनीति में जो देश ताकतवर होते हैं वे कभी नहीं चाहते कि शक्ति का संतुलन उनके हाथ से निकले। बिल्कुल। राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो प्रकृति खुद है, समंदर का खतरनाक मौसम और तकनीकी रुकावटें। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती होगी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इकोनॉमिक वॉरफेयर। भारत को रोकने की या इस मिशन में अड़ंगे लगाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। मतलब बैकडोर से दबाव? हाँ, हो सकता है कि बैकडोर से विदेशी कंपनियों पर दबाव डाला जाए कि वो भारत का साथ छोड़ दें। ये $20 बिलियन का निवेश ना एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर ये सफल हुआ तो इतिहास बदल देगा, लेकिन इसमें दांव बेहद ऊंचे हैं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि भारत समुद्र से तेल निकाल रहा है। नहीं, बात इससे कहीं बड़ी है। ये $20 बिलियन का समुद्र मंथन खाड़ी देशों की सदियों पुरानी ऊर्जा दादागिरी से बचने और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलिंग से खुद को आजाद करने का एक तरह से एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इंश्योरेंस। हाँ, ये एक साफ संदेश है कि जब पूरी दुनिया में आग लगी हो तो अपने घर में खुद का कुआं खोदना ही सर्वाइवल का एकमात्र तरीका है। और जो भी लोग ये सुन रहे हैं ना, उनके लिए इसका सीधा सा अर्थ है सुरक्षा और स्थिरता। अगर कल को हॉर्मुज़ बंद की खो जाए तब भी भारत के ट्रकों के पहिए नहीं रुकेंगे। भविष्य में सस्ता ईंधन, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन और अंततः सस्ती सब्जियां और राशन, ये महंगाई के उस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जो हर बार ग्लोबल क्राइसिस के नाम पर आम आदमी की जेब खाली कर देता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। लेकिन जाते जाते एक ऐसा पहलू सामने आता है जो दिमाग के तार एकदम झकझोर देता है। रुद्रा टीवी की रिपोर्ट के अंत में जो सस्पेंस छोड़ा गया है ना। कैसा सस्पेंस? इस पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन, इसकी लोकेशन और इसमें झोंका गया बेहिसाब पैसा। क्या ये सिर्फ कच्चे तेल के लिए है? मतलब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जरा सोचने वाली बात है। क्या अंडमान की उन अथाह और अंधेरी गहराइयों में कच्चे तेल और गैस के अलावा भी कुछ ऐसा छिपा है जिसके लिए इतनी बड़ी ग्लोबल रेस चल रही है? क्या वहां समंदर की तलहटी में भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक को चलाने वाले वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स दबे हुए हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, AI सुपर कंप्यूटर्स और नेक्स्ट जेन हथियारों के लिए एकदम संजीवनी है? ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। हाँ, क्या ये मिशन सिर्फ पेट्रोल डीजल की 20वीं सदी वाली राजनीति का है, या फिर ये उस भविष्य की तकनीक की चाबी है जो दुनिया का अगला सुपर पावर तय करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ तेल से कहीं आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।